आज हम लोग अपराध मुक्त भारत की बात करेंगे, क्राइम फ्री भारत की बात करेंगे। और जब हम क्राइम फ्री भारत की बात करते हैं तो इसके साथ हम लगभग 11 अन्य भारत की बात भी करते हैं। तो क्राइम फ्री भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, देन हर्बल, ग्रीन, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, आत्मनिर्भर एंड समर्थ भारत, ग्राउंड वाटर रिच भारत, क्रिएटिविटी इनोवेटिव थिंक टैंक रिच भारत। तो ऐसे करीबन जो है 11 भारत जो है का एक परिकल्पना की गई है। और कैसे जो है न केवल अपराध मुक्त भारत को प्राप्त करेंगे, बल्कि उसके साथ 130 करोड़ लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और इन सभी 130 करोड़ लोगों को 3 तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। एक रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी जो वो चालानी साक्ष्य जो है वो अपने ऐप से भेजेंगे, जो कि सीसीटीएनएस के माध्यम से थानेदार के पास पहुंच के चालान में कन्वर्ट होगा। उसकी 50% मनी जो है वो उस कम्युनिटी वॉलंटियर तक पहुंचेगी, जो कि एक बड़ी राशि होगी। ऐसे ही जो उसको टास्क दिए जाएंगे या जो वो इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन से जो अपराधों का डिटेक्शन होगा, उसके लिए प्रमोशन वाउचर की व्यवस्था की गई है। और तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम उसके अपने काम से जो रेवेन्यू स्ट्रीम उसको मिलेगी। ऐसी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था जो है ना 130 करोड़ लोगों के लिए की गई है। स्टूडेंट्स के लिए भी जो है, फैकल्टी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, जो भी इसमें पार्टनरशिप में है, उन सब में जो MIT में मॉडल है, हार्वर्ड में मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से रिसर्च, स्टार्टअप्स और इसका एक पूरा साइक्लिक जो है व्यवस्था की गई है, एंड टू एंड व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो नौकरी की बजाय दे विल बिकम एंटरप्रेन्योर, और वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। और वो जो अभी उनको सैलरी मिलने वाली होगी उससे 10 गुना से ज्यादा जो है ना पैसा वो आसानी से कमा पाएंगे, और आगे तो उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। और इस रेवेन्यू स्ट्रीम न केवल बच्चों के लिए होगी, बल्कि जो टीम लीड्स हैं, फैकल्टी हैं, उनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी, इंस्टीट्यूट को रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी, मेंटर को रेवेन्यू स्ट्रीम जाएगी। तो इस रेवेन्यू स्ट्रीम का जो है सभी लोगों को जो है ना इसका फायदा पहुंचेगा। और जो ये स्टार्टअप है ये एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा खाका दिया है कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है, जिससे कि देश के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में देयर विल बी क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस इन इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे एजुकेशन में एक बहुत लंबे दर्जे से जो है गिरावट देखने में आई है, जब लॉर्ड मार्कल ने जो हमारा इंडियन सिस्टम को ध्वस्त करके अंग्रेजी का सिस्टम लाए, और हम लोग जो कि विश्व में सबसे विद्वान माने जाते थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लोग बाग जो है वो बगल की आसपास की कंट्रीज में कोचिंग लेते थे, तब उनको नालंदा में एडमिशन मिल पाता था। ऐसे विद्वान भारत जो है ओवरनाइट लॉर्ड मार्कल ने उन्हें अज्ञानी और जीरो इलिटरेट घोषित कर दिया। अब पुनः इस प्रतिष्ठा को दोहराना है, दोबारा जो है क्रिएटिविटी इनोवेटिवनेस लाना है। और हमें एक जो हमारे बच्चे हैं ये रूटन रट के घोट के और वैसे ही निकल के डिग्री पाके और फिर जॉब के लिए भटके, ऐसा नहीं होगा। वो जो है ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन कर पाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें जो है ना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेसेस डिजाइन करेंगे, जिससे कि हमारी और कार्य करने की पद्धति बदलेगी। तो ना केवल अपराध मुक्त भारत, बल्कि वो भारत को ही पूरा ट्रांसफॉर्म करने की जो है ना क्षमता रखेंगे। आगे चल के जो है, अभी यदि हम थोड़ी देर के लिए हल्का सा मैं आपका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ ले जाता हूं। देखिए हमारी सोसाइटी इस समय पूरे नेगेटिविटी के चक्र में फंसी हुई है। आप ये देखिए
एक गाय वाला है, वो आपको इंजेक्शन लगाता है। दूध निकालने के बाद उसमें जो है पानी से लेके, यदि पानी मिलाता है, शुद्ध पानी मिलाता है तो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है वो, उसमें और कोई जहरीली चीज ना मिला, यही बहुत बड़ी बात है। देन बड़ी संख्या में, यदि आपने देखा हो, इस बारे में आप जरा इंटरनेट पर सर्च करिए, जो रिसर्च पेपर अवेलेबल है वो कह रहे हैं कि जितनी हमें दूध की सप्लाई है, इसकी 2/3 जो ना सप्लाई या तो एडल्ट्रेटेड है या सिंथेटिकली मेड है। मतलब हमारी ही जो है, मैं कि कुछ लोग जो वो कृत्रिम चीजों से, यूरिया आदि से जो है वो दूध का निर्माण कर रहे हैं, और आपको दूध के नाम पे जहर जो है ना परोसा जा रहा है। हम उस कृष्ण के पृथ्वी के, और कृष्ण के जो है की पृथ्वी है, भारत उन्हीं का देश है, जहाँ पे कि गाय और कृष्ण और बांसुरी, वो जो संबंध था, और जो उससे जो इंडियन गाय है, जो देसी गाय है जिसमें कि हम्प होता है, उसका जो दूध होता है वो अल्फा 2 कैटेगरी का मिल्क होता है। तो उस दूध की बजाय हम जो है एक जहर पी रहे हैं। अब आप वहां से लौट के आइए तो मुर्गियों पे आइए, तो मुर्गियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। देन वहां तक भी ठीक है, मुझे सुनने को मिला है कि कोई चाइना वाइना जो है ना वो नकली कृत्रिम अंडे वगैरह के भी बेच रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब यदि अपन आगे जाएं तो किसान बेचारे वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सब मिट्टी से जो है किसानों की और लेबर की पसीने की सुगंध आना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारी मिट्टी में केमिकल और पेस्टिसाइड की बदबू आ रही है, और उससे पानी का स्रोत भी जो है वो दूषित होता जा रहा है। और पहले ओवरग्राउंड वाटर दूषित हो रहा था, अब तो अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो रहा है। अब अपन जो है ना इससे और आगे बढ़ते हैं। सब्जी वाले का देखिए, तो वो सब्जी को रंग रहा है, कहीं वैक्स लगा रहा है, फलों की भी स्थिति है। तो उसको पकाने में सिर्फ कार्बाइड्स नहीं, बल्कि ढेर सारे इंजेक्शन से लेके हम जो है पूरे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये देखिए, साइंटिस्ट ने बीज, जिसका काम की चीजों को पैदा करना है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बना दिए, जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड। हमने सिर्फ अपना शुद्ध लाभ कमाने के लिए बीज का जो सबसे मुख्य गुण है कि वो पैदा करता है, अपने उसको आगे बढ़ाता है, उसके उस गुण को खत्म कर दिया है। अभी इसमें कई वर्ष लग जाएंगे कि ऐसे जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। अब अपन जो है ना आगे चल के थोड़ा सा डॉक्टर्स पे आ जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो एक रोबोट नहीं है, वो एक बायोटिक शरीर है, और हमारे अंदर ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी विभिन्न प्रक्रियाओं में, इंक्लूडिंग पाचन प्रक्रिया में, हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमारे विद्वान डॉक्टर प्रोटोकॉल के नाम पर आपको जो है थोड़ा सा खांसी भी आती है तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। आप याद करिए, जब आप छोटे होंगे तब आपको जो है ना 100 mg की और उस छोटी डोज से काम चल जाता था, अब वो 750 तक पहुंच गई है। पहले 3 दिन में जो है ना एंटीबायोटिक से आपका काम चल जाता था, अब 10 दिन और 15 दिन में अपन पहुंच गए हैं। मतलब उस एंटीबायोटिक से आपकी जो इम्यूनिटी और जो आपकी फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, हमने उस आर्मी को खत्म कर दिया। तो हम लोग जो है डिफेंसलेस हो गए हैं। जो विद्वान डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, जहां से उन्होंने सीखा है और जहां से प्रोटोकॉल लाए हैं, वहां तो इतनी आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आज ये स्थिति है कि फार्मेसी मेडिकल प्रोफेशन पे इतनी हावी है कि वो जो चाहते हैं वो लिखवा रही हैं, और इस काम के लिए जो है डॉक्टर्स को इंटरनेशनल सेमिनार्स यहाँ वहाँ कितनी जगह पे ले जाया जाता है। तो एवरीबडी इज बीइंग यूज्ड। आप लोग जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनसे रिसर्च में जो चाहा है वो लिखा लिया जाता है। मैंने जो ये भी खाका खींचा है, उससे कोई पेसिमिज्म का खाका नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि पूरी सोसाइटी जो है इस समय नेगेटिव लूप में फंस गई है। अब समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव लूप से निकल के पॉजिटिव लूप में जाएं,
और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। ये बहुत आवश्यक है कि हम जो है इस नेगेटिव लूप से बाहर निकलें। जो हम धन को पाने के लिए या मटेरियलिज्म के लिए इस तरीके की घटिया चीजें कर रहे हैं, शायद हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये घटिया काम करने के लिए हमें मानव जीवन नहीं मिला है। ईश्वर ने हमें शायद किसी अन्य कार्य से भेजा है जो हम पूर्णतः भूल चुके हैं। और जिस करेंसी को, जिस मटेरियलिज्म को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस मटेरियलिज्म की कोई वैल्यू नहीं है। आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है कि उस चीज को आप अपने साथ ले जाएं। यही कारण है कि जब आपको शमशान घाट में ले जाया जाता है तो आपके शरीर का एक धागा भी निकाल दिया जाता है। आपको सिर्फ नोशनली, अब उसको जो मृतक है उसको क्या, वो तो कोई देख नहीं रहा है, तो ये मैसेज किसके लिए है? जो उसके साथ लोग गए हैं कि देखिए आपके साथ एक धागा भी नहीं जाएगा। तो ये इतना लोभ लालच, इतनी मटेरियलिज्म आप किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आप, मैंने खाका जो है जो खींचा है, सहजपाल जी आप इस बात से कुछ सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा भी ये सोचना है सर कि आज की कमर्शियल दौर में हम लोग कहीं ना कहीं अपना मूल जो है वो भूल चुके हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर। सर प्लीज गो अहेड सर। तो थैंक यू सर। अब एक समय आ गया है कि हम अपनी मूल बात को पहचाने और जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में पूरे साइकिल को लेके आए। जो अभी जो है जो स्थिति बनी हुई है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, सामने वाला छोटे से लाभ के लिए कुछ भी कर रहा है, वो जो है दूसरों के लिए मौत का गड्ढा खोद रहा है, ये इस बात का एहसास नहीं है उसे कि हम लोग एनर्जी लेवल पे हर चीज बहुत ही इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे फसल हो, चाहे इंसेक्ट हो, दे आर ऑल एनर्जी एंड दे आर वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड, एंड उसके अभाव में नथिंग इज पॉसिबल। तो इस खाका का जो खींचने के पीछे मकसद था वो ये था कि हम पूरी सोसाइटी एक नेगेटिव लूप में आ गई है, और इस नेगेटिव लूप में ये समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब ये समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव लूप से बाहर निकलें और पॉजिटिविटी लाएं। हम अपने शिक्षण संस्थानों को पुनः से जो है ना ज्ञान का केंद्र बनाएं, उनको जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का केंद्र बनाएं। अब मैं थोड़ी जो है रोशनी अपराध मुक्त भारत के 5 चरणों पर डालूंगा, और फिर इसके बाद इस सेशन को जो है बच्चों को और आप लोगों को प्रश्न आप पूछेंगे और उससे जो है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपराध मुक्त भारत के लिए अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्राइम जो है इट हैज बिकम द मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एक अपराधी एक अपराध करता है, डकैती डालता है, उसको आसानी से जो है 5 लाख 10 लाख 15 लाख का जो है मसरूका मिल जाता है, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी हो गई है। अब जो है यदि उसका अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है तो आगे की प्रक्रिया का सवाल ही नहीं उठता है। आगे की प्रक्रिया भी भगवान के सहारे है। तो कुल मिला के जो एक डर होना चाहिए सिस्टम का, वो डर खत्म होता जा रहा है, और उसके कारण अपराध जो है एक बहुत ही लाभ का सौदा बनता जा रहा है। हमें इस लाभ के सौदे को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे। और जो अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना है, इसके बेसिकली जो देखा जाए तो सही मायने में इसके 5 चरण हैं। पहला चरण है सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, और सर्टेनिटी ऑफ क्राइम में हम जो है उसको ऐसे 5 दरवाजे दे रहे हैं जिससे कि बिना थाने जाए उसकी FIR दर्ज हो सकती है। इसके लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का भी जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो बनके तैयार है। इसका अभी हमने रिव्यू किया था लाइव यूट्यूब चैनल पे, यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको उसका वीडियो भी मिलेगा।
जिसकी कैसे जो है वो पूरा वर्चुअल पुलिस थाना आपसे एफआईआर के डिटेल लेगा, और फिर जो है वो उसको एफआईआर को पे जो है आप उसमें ना केवल जो है सेक्शंस लगाएगा, वो सेक्शन लगा के अधिनियम की धाराएं लगा के सब लगा के, और इसके बाद फरियादी को वो मौका देगा कि वो उसमें अपने हस्ताक्षर करें। और हस्ताक्षर भी कई तरीके के हस्ताक्षर हैं। एक जो है ऐप के माध्यम से उसका फोटो लिया जाएगा, दैट विल बिकम फोटो सिग्नेचर। देन वो उसकी स्क्रीन पे सिग्नेचर करेगा, दैट विल बिकम ऑप्टिकल सिग्नेचर। देन थर्ड रहेगा आधार बेस्ड ओटीपी वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर। एंड तीसरा जो रहेगा वर्चुअल आईडी के माध्यम से वर्चुअल सिग्नेचर। इस तरीके के 4 सिग्नेचर जो रहेंगे, जिनको रियल टाइम में डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट करके हैश वैल्यू एंड ब्लॉकचेन से लॉक करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये चीज जो है लगभग तैयार खड़ी हुई है। इसकी टेस्टिंग हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक इसके लिए कमेटी का हमने सुझाव दिया है कि वो कमेटी बन जाए, और जैसे ही वो कमेटी बन जाएगी तो जो है वो उसका काम रहेगा कि उसको एफआईआर को सीसीटीएनएस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है, और इसके लिए सिटीजन पोर्टल के ब्रिज का यूज किया जाएगा। और सिटीजन पोर्टल के ब्रिज का यूज करते हुए एफआईआर अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ विक्टिम कंप्लेनेंट, और वो जो है उसके पास पहुंच जाएगा सीसीटीएनएस में थाना प्रभारी के डेस्कटॉप पर। और थाना प्रभारी उसके कंटेंट को पढ़ के और समझ के वो जब उस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, जैसा कि अभी फरियादी ने किया है, तो वो एफआईआर बन जाएगी। हमने यहाँ पर थाना प्रभारी को वो एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि यदि किसी भी कारण से, वैसे तो जो है जो मजनून से अपराध बनता है ये टेक्नोलॉजी ने पहले ही वेरीफाई कर लिया, लेकिन फिर भी जो है किसी कारण से यदि थाना प्रभारी को ये लगता है कि अपराध नहीं बनता है, तो वो जो है अपने कारण लिख के और उसमें अपने सिग्नेचर कर सकता है। जैसे ही वो करेगा तो उसी कानून, ये जो एफआईआर है ये सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत लिखी जाती है। इसी 154 में एक 154 पार्ट 3 है, तो वो जो 154 पार्ट 3 जो है वो एसपी के ऊपर ये जिम्मेवारी डालता है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट यदि थाना प्रभारी नहीं लिखता है तो वो एसपी के पास जाता है, और एसपी की जिम्मेवारी है कि उसे वो एफआईआर में कन्वर्ट करेगा। और एसपी को इतने पावर दिए गए हैं उसमें कि एसपी या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या वो किसी को भी यदि इन्वेस्टिगेशन देता है तो वो व्यक्ति, चाहे वो उसके रैंक की कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो हवलदारी क्यों ना हो, he will be enjoying the power of स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो उस पर्टिकुलर केस के लिए थानेदार के सभी जो है ना पावर उसको मिल जाएंगे। ऐसा कानून में प्रावधान है। अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यदि एसपी को भी कुछ रिजर्वेशन है और उनको लगता है कि नहीं ये हम इसमें एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो वो अपने रीजन उसमें लिख सकता है, और जैसे ही वो अपने रीजन लिख के और अपने सिग्नेचर करेगा, ये पूरा मसाला जो है सिस्टम उसको पकड़ के फिर से फरियादी हो जाएगा। उससे कहेगा कि जो आपने मुझे बताया है उससे अपराध बनता है इन धाराओं का। इस बारे में थानेदार साहब ने ये बात कही है, एसपी साहब ने ये बात कही है। अब आप बताइए कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि वो कहता है हाँ, तो सिस्टम उसको एक एफिडेविट तैयार करके वहीं दे देगा, और उसको भी डिजिटल सिग्नेचर करने का जो है ना वो रहेगा, और उसमें यदि कोई कोर्ट फीस बनती है तो वो कोर्ट फीस वहीं पे जमा हो जाएगी, और उसको लेके वो सिस्टम 156(3) जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत जो मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन है अंडर सेक्शन 190 उसके पास लेके जाएगा, और फिर जो है ना वो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि इसमें आप संज्ञान लीजिए। और इसके आगे हाई कोर्ट का भी एक दरवाजा है। तो ये 4 दरवाजे उसको सिस्टम जो है ना प्रोवाइड करेगा। मतलब सिस्टम इतनी ज्यादा मदद करेगा फरियादी की एफआईआर लिखाने में, जहां पर सभी को अपनी उचित बात करने का हक भी रहेगा, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन का गलत उपयोग जो है ना करने का उसको कोई हक नहीं रहेगा। अब जब इतनी कवायद अपन कर रहे हैं तो कोई एक सवाल हमसे लोग जनरली पूछ लेते हैं कि साहब ये तो ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन और ये ऐप और ये बेचारे इसके लिए गांव वाले क्या करेंगे? तो इसमें क्या ये सब उन लोगों के लिए है
जो कि टेक्नोलॉजी में सक्षम हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास डेस्कटॉप हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो वेब पोर्टल पे अपनी एफआईआर लिख सकते हैं, जो मोबाइल के थ्रू जो है ना अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, ये उनके लिए है? या गांव के गवाड़ी जिसके पास ना मोबाइल फोन है ना वो समझता है, उसकी भी कुछ मदद होगी? तो मैं आपको बता दूं, उनके लिए भी मदद की पूरी व्यवस्था उसमें है। इसमें इसके लिए विशेष तौर पे आईओटी डिवाइस बनाए गए हैं और ये आईओटी डिवाइस वहां लगाए जाएंगे जहां पे कि रूरल क्षेत्र है, और वो बटन दबा के कम्युनिटी का व्यक्ति जाए पहुंचेगा और अपने ऐप से जो है ना उसकी एफआईआर लिखाएगा, और ये एफआईआर पुलिस की एफआईआर से बेहतर एफआईआर होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सभी अपराधों के जो है वो पूरे एट्रीब्यूट्स को एफआईआर में इकट्ठा करेगी और तब वो एफआईआर बनेगी, जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी की हम एफआईआर देखें तो बहुत सारी जगह पे हमारी अधपकी एफआईआर होती है, जिसमें कि अपराध के सभी एट्रीब्यूट भी ठीक ढंग से नहीं आते हैं। तो ये जो एफआईआर होगी वो अच्छी भी होगी, और उसमें जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा विटनेस भी होगा कम्युनिटी का, जो उसमें मदद करेगा, और ये व्यक्ति जो है वो छोटी मोटी दूसरी चीजें भी करेगा, जैसे वो he will become witness to the person, जो विक्टिम है, उसकी चोटों को उसने देखा है, उसको देखा है, उसने क्राइम सीन को देखा है, तो वो he can serve as a witness to that, और उनको वो उसी ऐप के माध्यम से इकट्ठा करके and then he can send it to the system and system in turn will send it to the CCTNS। बल्कि जो है जो चोट वगैरह है उसकी गहराई से लेके लंबाई से लेके बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में कैप्चर करेगी। उसके कारण जो डॉक्टर भी कई बार गड़बड़ी करते हैं या उनसे कोई त्रुटि हो जाती है, ना तो वो गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेंगे ना त्रुटि करने की स्थिति में रहेंगे। इस तरीके का जो है खाका रहेगा, और इसमें गांव के अशिक्षित लोग भी आसानी से सहयोग कर पाएंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया कि साहब बहुत सारे रूरल एरिया में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो कहा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है ये तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। जो हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, एग्रीमेंट है, उनका काम है कि सब जगह बराबर से जो है सर्विसेज दें, और जहां पे वो सर्विसेज नहीं दे पाए हैं उसके एवज में उन्हें एक फंड जमा करना पड़ता है, वो पैसा जमा करना पड़ता है, और उस फंड का नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इसका यूज करके हम उनको फाइबर एंड टू एंड फाइबर कनेक्टिविटी तक पहुंचा पाएंगे। और ना केवल एफआईआर तो बहुत छोटी बात है, हमारा एक मॉड्यूल जो है ना डेवलप हुआ है जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में ट्रायल करा पाएंगे, और इसमें वो सब चीजें भी जो है कैप्चर की जा सकेंगी जो अभी आपको मात्र कल्पना लगेगी। और ये सब कार्रवाई करने में और ऐसे सब डिवाइसेस बनाने में आप जैसे ही इंस्टीट्यूट, आप जैसे ही यूनिवर्सिटी जो है वो हिस्सा ले रही हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना 46वीं यूनिवर्सिटी थी, आज एक यूनिवर्सिटी और जुड़ी है, तो 47 यूनिवर्सिटी जो है इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। तो ये बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों से एक बहुत बड़ा जो है ना ताना बाना बुना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एफआईआर है वो बिना थाने जाए लिखी जा सकेगी, एक ज्यादा अच्छी एफआईआर लिखी जा सकेगी, और वो पूरी तरह से कानूनी रूप से लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर होगी। सिस्टम उसको बैकट्रैक करके ऐप पे ही जो है ना उसकी कॉपी फरियादी को अवेलेबल करा देगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने 5 रिपोर्ट की है तो उसको 5 आइकॉन लिखे होंगे, और उसको क्लिक करेगा तो उसके केस में अभी क्या स्थिति बन रही है वो डिटेल वहां पे मिल जाएगा। उसको कोई आईडी नहीं देना है, उसको किसी पोर्टल पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, वो ऐप ही उसको सब जानकारी देगा। और वो ऐप उनको ये भी जानकारी मतलब देगा कि वो फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, जो है ना पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत ही ज्यादा पावर जो है वो पब्लिक को दिया गया है। अब ये तो हो गया पब्लिक की बात, अब पब्लिक से अपन पुलिस पे आते हैं। तो द सेकंड पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। वो स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी ऐप में ही इंटीग्रेटेड है,
तो उसके लिए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप जो है ना पुलिस के पास रहेगा। और वो जो ऐप है वो 3 चीजों को बैकएंड पे काम करेगा। एक तो वो मौके पे उन साक्ष्यों को इकट्ठे करने में पुलिस की मदद करेगा जो पुलिस सोच भी नहीं सकती है। बस इवन वो साक्ष्यों को भी कलेक्ट करेगा जो पुलिस अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। उसको इकट्ठा करने में, उसको पैकेज करने में, उसको कॉरियर करने में, इस सब में भी ये सिस्टम उनकी मदद करेगा। देन हिस्टोरिकल डाटा से बैकएंड जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से कौन अपराधी संभावित है उसके फोटो पुश किए जाएंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड संख्या में। और वो जो है ना वहां मौके के विक्टिम को, आसपास के लोगों को दिखा के आसानी से अपराधी की पहचान संभव हो सकेगी। अब अज्यूम करिए कि किसी नए अपराधी ने अपराध किया, उसका फोटो सिस्टम में नहीं है, तो उसका वही ऐप जो है ना कंप्यूटर पोर्ट्रेट करना बनाने में भी मदद कर देगा। अब इसके साथ साथ जो है कई बार ये समस्या आती है कि पुलिस जो है ना बगल में सीसीटीवी फुटेज है वो लेती नहीं है, और जो है ना उसको डाटा नहीं मिलता है। तो 91 सीआरपीसी के तहत जो उसको चीज चाहिए वो सिस्टम जो है ना आइडेंटिफाई करेगा और थाना प्रभारी से कहेगा इसमें हस्ताक्षर करो, हम तुम्हारे लिए 91 के तहत ये सब चीजें जो है ना संबंधित से लेके आते हैं। और उसमें बैक एंड पे मॉनिटरिंग है, तो वो जो है थाना प्रभारी को उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं करना, सिर्फ मुफ्त में जो है ना सब चीजें पकड़ के वहां से आ जाएंगी। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब वो आपको देंगे नहीं तो आप क्या कर लेंगे। तो आई सेड कि 91 का जो आदेश का पालन ना करना अपने आप में एक कानून का उल्लंघन है और उसके लिए सजा है। तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा एक लिहाज करते हैं कि साहब जो जिस गति से मांग रहे हैं वो भी किसी विभाग का अधिकारी है, इस लिहाज ने बहुत खामियाजा बिगाड़ा हुआ है, उससे कानून जो है ना नीचे चला गया है और लोग बाग जो है कानून से ऊपर चले गए हैं। जैसे ही हम जो हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है हम उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने लगेंगे फॉर वायलेशन ऑफ 91, वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। फिर 91 के बगल में ही 2 सेक्शन और है, 93 और 94, जो कहते हैं कि 91 में यदि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो आप अपने बजरंग बली को भेज दीजिए। मतलब पुलिस यहाँ पे बजरंग बली है और बजरंग बली को ये समझ में आता नहीं है कि संजीवनी क्या है, तो वो हिमालय को भी उखाड़ के ले आएंगे। तो आप अपने हनुमान को, हनुमान रूपी पुलिस को भेजिए और उनको जो है ना क्या साक्ष्य है वो समझ में नहीं आएंगे, तो वो जो कंप्यूटर जो भी सिस्टम है उसको हनुमान जैसा जो है उठा के लेके आएंगे और आपकी टेक्निकल टीम उससे जो भी चीज निकालना है वो निकाल लेगी। अब ये बताइए यदि आपकी टीम जो है 93 और 94 में जाके सीज और सीजर करती है, किस व्यक्ति की हिम्मत है कि आपको लीगली जो देने वाला डाटा है वो देने से मना कर दे? ऐसी किसी की हिम्मत है? क्या क्या कहना है आपका? व्हाट इज योर व्यूज अबाउट इट? मैं थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेता हूँ। Yes, sir. Purswani sir, you'd like to contribute on this, sir? Sir, we are 100% with you. It's I think the most ambitious plan which we have ever seen. Now, sir, with your blessings and with your guidance, we would like to take it forward and see it that it is implemented. Whatever best we can do. पुरस्वानी जी, अभी हाँ जी सर, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ना लार्जर कंजम्पशन के लिए है, आपके अलावा इसको जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनके कंजम्पशन के लिए है। तो इसमें मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये बैकएंड में इतना सपोर्ट करेगा कि हम उन सब एविडेंसेस को इकट्ठा कर पाएंगे जो पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती है। और इसके साथ ही जो है ये 3 तरीके के, अच्छा इसमें एक चीज और भी कहना चाहते हैं कि ये सिटीजन को एक राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। अभी क्या होता है कि जो पुलिस वाला आया है वो ये सोच के नहीं आया था कि उसे जो ना दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग और इतने क्लिष्ट अपराधों को देखना पड़ेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसका तो बेचारे का दिमाग घूम जाता है कि जो डंडा चलाने वाला व्यक्ति है अब उससे बेचारे से आप इतनी सारी अपेक्षाएं करें तो बहुत मुश्किल काम है। और फिर जो रॉ डाटा है वो रॉ डाटा जो है ना पुलिस के हाथ में पहुंचता है, आप लोग को
प्रैक्टिकल इसका ज्ञान होगा, जिनको थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई और उससे जिनका वास्ता पड़ता है, आपको भी कभी शायद वास्ता पड़ा होगा, तो आप ये देखेंगे कि आपकी FIR और आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो चाहे पुलिस के लोअर फंक्शनरीज के कारण हो या कोर्ट के लोअर फंक्शनरीज के कारण हो, वो डिफेंस लॉयर के हाथ में पहुंच जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है एक प्राइवेसी टू पब्लिक भी दे रहा है। तो सिस्टम क्या जो है, रॉ डाटा वो पुलिस को नहीं देगा, ये रॉ डाटा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम के पास रहेगा, और जो उसमें से जो एविडेंस वैल्यू है उसको 3 सर्टिफिकेट से पैक किया जाएगा और उसी समय डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो वो जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, तो ना केवल ढेर सारे एविडेंस होंगे बल्कि उनके साथ जो है पैकेजिंग बहुत स्मार्ट होगी, और पुलिस को रॉ डाटा से दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन लीड ऐसी भाषा में दी जाएगी जो वो समझती है, और उसके साथ एक कंप्लायंस मॉड्यूल भी साथ में जाएगा, और उस कंप्लायंस मॉड्यूल से हम पुलिस की इफिशिएंसी को भी कैप्चर, तो हम पुलिस को कॉर्डनिंग से लेके, सीजर से लेके, एविडेंस कलेक्शन से लेके हर चीज में इतनी ज्यादा मदद करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जहां हम इतनी मदद कर रहे हैं वहां जितना भी लोड जो है, जो कि अभी पुलिस के ऊपर है, वो 90% लोड विल बी शिफ्टेड ईदर टू द टेक्नोलॉजी और टू द कम्युनिटी। तो जैसे समन्स वारंट है, वो बेचारा पुलिस वाला क्यों जाके तामील करे, उसको जारी करने में भी हमारा सिस्टम मदद करेगा कोर्ट की, और वो सीधे उठ के वहां से कम्युनिटी वॉलंटियर के पास पहुंच जाएंगे, और आज आपने कोर्ट ने जारी किया और आज ही शाम को उसकी तामीली भी हो जाएगी। तो यदि कोर्ट चाहे तो अगले दिन भी पेशी रख सकती है उसकी। इस तरीके का पावरफुल सिस्टम होगा, और जो कम्युनिटी वाला है उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी, तो उसको बेचारे को भी फायदा हो जाएगा। अब हम तीसरे चरण पे आते हैं। विद इतने सारे एविडेंस के साथ, इतने सारे सर्टिफिकेट के साथ, कन्विक्शन विल बी ए सर्टेनिटी, क्योंकि हम सभी एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो हजारों की संख्या में एविडेंस होंगे, तो हम कोर्ट के पास सिर्फ उतना ही एविडेंस लेके जाएंगे जो कि उसके लिए जरूरी है। और जैसे अज्यूम करिए कि हमको लगता है कि 15 एविडेंस से हमारा काम चल रहा है और हमारे पास 1000 एविडेंस हैं, तो हम लिखेंगे 15/1000। तो हम कोर्ट में सिर्फ 15 एविडेंस को पेश कर रहे हैं, बाय इंडिकेटिंग कि यदि आपको और एविडेंस चाहिए तो आप बटन दबाइए, हम अगले सेट एविडेंस का भेज देंगे। तो अब तक आपको ये चीज काफी कुछ लगने लगी होगी कि हम अधिकांश केसेस में कोर्ट की मदद कर पाएंगे, मजिस्ट्रेट की मदद कर पाएंगे उसको केसेस के फास्ट ट्रायल में, और बिना वहां जाए वीडियो ट्रायल जो है ना संभव हो सकेगा विद ग्रेट एक्यूरेसी, विद ग्रेट डिटेल। तो हमारा केसेस का डिस्पोजल भी फास्ट होगा और कन्विक्शन भी फास्ट होगा। तो ऐसे हम सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन में पहुंचे तीसरे चरण में। फिर चौथे चरण में जो हमारा डाटा सेट है और जो हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं, आज चूंकि जो है रेवेन्यू स्ट्रीम आम जनता तक जा रही है, तो PPP मॉडल के तहत ढेर सारे CCTV, ढेर सारे IoT डिवाइस लगेंगे, और जो चीज वो कैप्चर करेंगे उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कंसर्निंग या तो व्यक्ति को या उस जो यदि मान लो डिवाइस है तो डिवाइस के मालिक तक पहुंचेगा। तो लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा कि अधिक से अधिक संख्या में जो है ना ये डिवाइसेस लगा दिए जाए। PPP मॉडल के तहत ढेर सारी कंपनियां आ जाएंगी, वो कहेंगे साहब हम बताइए कहाँ लगाना है, क्यों? क्योंकि उसका तो 3 महीने या 6 महीने में जितना खर्च होगा वो रिकूप हो जाएगा। तो इतना ज्यादा फायदेमंद चीज कहाँ मिलने वाली है? तो जैसे जैसे इसका गैसेशन बढ़ेगा, हम वो एविडेंस भी पा पाएंगे जो कि अभी तक कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और फिर चूंकि मिडिल नोट्स जो है ना मूवमेंट को कैप्चर कर रही है, तो हम ये अनुमान भी लगा सकेंगे कि अपराधी कहाँ जा रहा है और ये कहाँ अपराध करेगा, और वहां पे हम पुलिस को और कम्युनिटी वॉलंटियर्स को डायनामिकली डिप्लॉय करके वी कैन हेल्प देम टू प्रिवेंट क्राइम।
तो हमारे मित्रों ने पूछा कि क्या इतनी पुलिस है, तो मैंने कहा कि आप बताइए कितनी पुलिस है। तो लोग, अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए कितनी पुलिस है आपके देश में, आपके अनुमान से कितनी पुलिस है? अलीफिया गोयल। Say something thousands. देखिए देश में आपने तो खैर बहुत ही कम आकलन लगाया है, लेकिन आपका कोई भी आकलन सही नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कहूंगा कि पूरी आबादी ही पुलिस है, तो हमारी नजर में 130 करोड़ पुलिस वाले हैं। आप लोग चूंकि कानून से नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बता दूं मैं कि एक सेक्शन 39 सीआरपीसी में है, जो आम आदमी के ऊपर ढेर सारी पुलिस की जिम्मेवारियां डालता है। वो कहता है कि यदि आपको किसी अपराध की जानकारी है तो आपको बताने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई अपराध की योजना बना रहा है और आपको मालूम है तो इसे भी बताने के लिए आप बाध्य हैं। वो आपसे कहता है कि यदि आपकी आंखों के सामने अपराध हो रहा है तो आप गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं।